नमस्कार। भारत में एक ऐसा पद है जो पूरे देश की एकता का प्रतीक है, जो हमारे गणतंत्र का मुखिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके पास सीधे तौर पर सरकार चलाने की शक्ति नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की। तो आज हम इस पद से जुड़ी हर एक बारीकी को समझेंगे, वो सब कुछ जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो इस सवाल का जवाब तो साफ है, भारत के राष्ट्रपति। पर यह पद सिर्फ एक नाम या एक टाइटल नहीं है। इसके पीछे संविधान के कई जरूरी आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं और कुछ प्रक्रियाएं हैं। तो चलिए अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक एक एक करके इन सबको समझते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन सभी सेक्शंस को कवर करेंगे ताकि प्रेसिडेंट के पद की पूरी तस्वीर आपके दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक बात से, उनके पद के महत्व से। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक और राष्ट्र का प्रमुख क्यों कहा जाता है। इसका जवाब छिपा है हमारे देश के गणराज्य होने में। देखिए, भारत एक गणराज्य यानी कि रिपब्लिक है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश का जो मुखिया है वो किसी राजा रानी की तरह खानदानी नहीं होता, बल्कि उसे चुना जाता है, वो इलेक्टेड होता है। और बस यही वजह है कि राष्ट्रपति हमारे प्रथम नागरिक हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 52 इसी व्यवस्था की नींव रखता है। ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये पद कभी भी एक पल के लिए भी खाली नहीं रह सकता। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। आर्टिकल 53 कहता है कि देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब काम करने की शक्ति, राष्ट्रपति में है। लेकिन असल में उन शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो इसे ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति देश के नाम मात्र प्रमुख या नॉमिनल हेड हैं, जिनके नाम पर सारे सरकारी काम होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख या रियल हेड हैं, जो अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर असली फैसले लेते हैं। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने की ये पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं और शर्तें जरूरी होती हैं। आर्टिकल 58 में 3 मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं। पहली, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। इस पॉइंट को तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये सवाल एग्जाम्स में बार बार आता है। और तीसरी, उसे लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लेकिन सिर्फ योग्यताएं काफी नहीं हैं। आर्टिकल 59 में कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि उम्मीदवार किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वो संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं हो सकता। इसके अलावा उसके नाम को 50 लोग प्रपोज करें और 50 लोग सेकंड करें, मतलब कुल 100 लोग उसके नामांकन का समर्थन करें। और हाँ, अगर चुनाव में उसे कुल वोटों का छठा हिस्सा भी नहीं मिला तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और ये जमानत राशि कितनी होती है? ये होती है 15,000 रुपए, जो उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में जमा करानी होती है। अब ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन ये इस चुनाव की गंभीरता को दर्शाती है। ठीक है, तो योग्यताएं तो समझ आ गईं। चलिए अब देखते हैं कि चुनाव की असल प्रक्रिया क्या है, शपथ कौन दिलाता है और कार्यकाल कितना होता है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप सीधे वोट नहीं करते। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है जिसे एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इसका जिक्र आर्टिकल 54 में है और ये जो सिस्टम है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसमें एक बहुत ही खास वोटिंग मेथड का इस्तेमाल होता है ताकि हर वोट की वैल्यू बनी रहे। तो अब सवाल ये है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में वोट देता कौन कौन है? तो ध्यान से सुनिए, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ चुने हुए सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। साथ में सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, और हाँ, 70वें संशोधन के बाद से दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी वोट देते हैं। यहां सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि नॉमिनेटेड सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, चुनाव हो गया, प्रेसिडेंट चुन लिए गए। इसके बाद आर्टिकल 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उनका कार्यकाल, जैसा कि आर्टिकल 56 में बताया गया है, 5 साल का होता है और अगर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। वो क्या चीज है जो राष्ट्रपति के पद को इतना शक्तिशाली बनाती है? जी हां, उनकी प्रमुख शक्तियां। इनको हम अलग अलग कैटेगरी में रखकर समझेंगे।
राष्ट्रपति के पास एक बहुत ही खास विधायी शक्ति है जो आर्टिकल 123 में दी गई है। इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है, 1, 2, 3 कानून बना दी। मतलब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत हो तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और इस ऑर्डिनेंस की ताकत बिल्कुल संसद के बनाए कानून के बराबर होती। राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा बहुत बड़ा है। उनकी कार्यकारी शक्तियों में प्रधानमंत्री से लेकर गवर्नर्स तक की नियुक्ति शामिल है। विधायी शक्तियों की बात करें तो वो संसद का सत्र बुला सकते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। आर्टिकल 11 उन्हें वीटो पावर देता है, जिसका सबसे फेमस इस्तेमाल 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने पॉकेट वीटो के रूप में किया था। और आखिर में देश में इमरजेंसी लगाने की शक्तियां भी उन्हीं के पास हैं। अब बात करते हैं उनकी न्यायिक शक्ति की। आर्टिकल 72 उन्हें क्षमादान यानी पार्डन की शक्ति देता है। इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है, 72 में लाइफ बेहतर। इस शक्ति का इस्तेमाल करके वो किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं, यहां तक कि मौत की सजा को भी। अच्छा, जब हमने राष्ट्रपति बनने और उनकी शक्तियों को जान लिया तो अब एक गंभीर विषय पर आते हैं। उन्हें उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, और अगर उनका पद खाली हो जाए तो क्या होता है। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। ये प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन इसके लिए 14 दिन का एडवांस नोटिस देना जरूरी है। और इसे पास कराने के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो इसे एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया बना देता है। यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर है जिसे समझना होगा, जहाँ अक्सर लोग गलती कर देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है? सिर्फ चुने हुए एमपी और एमएलए। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में सभी एमपी, मतलब चुने हुए भी और नॉमिनेटेड भी, हिस्सा लेते हैं, पर राज्यों के एमएलए इसमें शामिल नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है, इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 62 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग की वजह से खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही होगा। ये अनिवार्य है। इस बीच उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, और अगर वो भी उपलब्ध ना हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इस जिम्मेदारी को संभालते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं और कुछ ऐसे फटाफट फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, और पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन थे वो 2 राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। और वो एकमात्र चीफ जस्टिस जो राष्ट्रपति बने, एम हिदायतुल्लाह।